डायबिटीज क्या है? तो ये इतना इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? मसल लॉस का डायरेक्ट रिलेशन है शुगर के साथ। Diabetes is not a sugar disease. It's actually an insulin resistance problem. कौन से फूड प्रॉब्लम्स हैं जिससे डायबिटीज बढ़ रहा है सर? ये तीनों फैक्टर्स बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है. हाउ वुड आई डिटेक्ट एज अ नॉर्मल पर्सन? सी फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज मोस्टली तो एसिम्टोमेटिक होते हैं. आजकल हर लैब्स आपको फुल बॉडी चेकअप का ऑप्शन दे रहा है. प्रेगनेंसी डायबिटीज, इसको टाइप 1 टाइप 2 में नहीं ले जाते. इसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस. एज ए डॉक्टर मुझे हर कोई यही पूछता है, सर शुगर फ्री से ले सकते हैं चीजें? हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ डायबिटिका, जहाँ पे हम बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है या इसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं. एंड इन दिस फर्स्ट एपिसोड मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर शुभ्रदीप मुजुमदार सर का. सर वेलकम टू द सीरीज. एंड नॉट ओनली दिस, मैं सर के बारे में छोटा सा बताना चाहूँगी कि सर को 15 ईयर्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है. सर के पास इतना इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगेगा. एंड ऑल्सो सर बहुत ही लाइफस्टाइल बेस्ड, जैसे कि डायबिटीज़ होता है उसको मैनेज करने में भी सर बहुत ज़्यादा एक हेल्प करने वाले हैं हमारे व्यूअर्स का. राइट सर? यस सर, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी बहुत ही बेसिक से कि डायबिटीज़ क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आज मुझे इसमें इंक्लूड करने के लिए. मैं कोशिश करूँगा जितने सिंपल तरीके से ये चीज़ को दर्शकों के लिए स्पेशली एक्सप्लेन किया जा सके ताकि वो लोग समझें. हमारे कभी कभी मेडिकल टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स से कंफ्यूज होते हैं, पेशेंट्स को समझ में नहीं आता, तो इस एपिसोड में हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज़ क्या है? ये सबसे कॉमन एक बीमारी है जो आई थिंक हर घर में एक मरीज हमें मिल ही जाता है डायबिटीज़ का. डायबिटीज़ है आपके बॉडी में जब शुगर लेवल्स बढ़ती है तब एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है. वो आपके शुगर लेवल्स को ब्लड से कम करके टिश्यूज में ले जाके आपका यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी में बदलता है. सो ये है नॉर्मल पर्सन्स में. जब ये इफेक्ट नहीं हो पाता है, इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, इसका कारण आइदर इंसुलिन कम बन रहा है या फिर इंसुलिन जहाँ पे जाके काम करना होता है वहाँ पे काम नहीं कर रहा है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपका जब शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ता है फिर वो नीचे नहीं आ पाता बिकॉज इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है. एंड इसी चीज को हम डायबिटीज बोलते हैं. ओके, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज जो आजकल हर दूसरे पर्सन को मैं देख रही हूँ. सर, ये इतना इंडिया में क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है? एक्चुअली सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, इंडिया में ये अभी एक यंग पर्सन डिजीज भी बन रहा है. पहले जो डायबिटीज 40 से 50 साल में डायग्नोस होता था, आजकल वही डायबिटीज 25 से 30 साल में डायग्नोस होने लगा है. एंड ये एक्चुअली मीठा खाने से नहीं होता है, इस एक्चुअली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. अगर सिंपल में भाषा में हम बोलना चाहें दर्शकों के लिए, डायबिटीज इज नॉट ए शुगर डिजीज, इट्स एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम. It was a myth for me also कि शुगर ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ हो जाएगा. मतलब कौन से फूड प्रॉब्लम्स हैं जिससे डायबिटीज़ बढ़ रहा है सर? जैसे अभी मैंने बताया, डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से नहीं होता. सो ओनली फूड इज नॉट द फैक्टर, इट इज अ कॉम्बिनेशन फैक्टर ऑफ फूड एंड पुअर लाइफस्टाइल. एक्चुअली रूट प्रॉब्लम इज मेटाबॉलिक. हमारा मेटाबॉलिक हेल्थ इज नॉट गुड. सो क्या होता है, जैसे मेन 3 फैक्टर्स हैं हमारा. सिडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आजकल कहीं जाने के लिए हम कार यूज़ करते हैं, घर में मेड्स होते हैं, छोटे वॉक्स भी नहीं हो पाता है, 8-10 घंटे जॉब करते हैं हम बैठ के, सिटिंग वाला काम ज़्यादा हो गया है, तो सिडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत हो गया है. सेकेंड, हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स बहुत खाते हैं. अल्ट्रा प्रोसेस फूड मीन्स जो पैक्ड आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो प्री कुक्ड मील्स होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, ये सब हाई इन शुगर्स, फैट्स एंड सॉल्ट, ये सब आइटम्स हम ज़्यादा इंटेक करते हैं. एंड इसके साथ आई थिंक एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल बच्चे से शुरू हो गया, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप. ये तीनों फैक्टर्स बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ का मेन रूट कॉज है, यही उसका फाउंडेशन है. सो इन चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है. और मेन चीज़ ये है, डायबिटीज़ एक दिन में नहीं होता है. जब डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ होता है, इससे 4-5 साल पहले से ही आप में ये चीज़ें साइलेंटली शुरू हो चुकी होती. तो ये है हमारा मेन डायबिटीज़ का प्रॉब्लम. सर, जैसे आपने मुझे बताया 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज़ को बढ़ने के लिए, और मैं एज अ नॉर्मल पर्सन 2 तो मैं भी करती हूँ.
वॉक एंड ऑल तो मतलब सिटिंग जॉब है तो आप 8 आवर्स बिल्कुल। कंप्लीट करने हैं एंड ठीक है फूड के लिए आई कैन स्किप के ये सब चीज़ें नहीं खानी है बट सर दो चीज़ें तो मतलब आई एम शॉक कि ये सब मैं भी कर रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसे यंग एज में लाइक जो मेरे कॉर्पोरेट स्टाइल में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए क्या कर से सकते हैं हम इसमें आप ये तो है ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्रिवेंट करने के लिए तरीका ये है, जिम जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, कुछ एक टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए भी, कुछ साइकिलिंग करने जाए, वॉकिंग करने जाए, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी आपको करना है। इसके साथ भी जैसे आप लोग 8-10 घंटा सिटिंग जॉब हो ही गया आजकल हाँ। हर कॉर्पोरेट में, तो एवरी 1 आवर, एवरी 1.5 आवर यू हैव टू टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, वॉक करके आके फिर अपनी सीट में बैठिए। डोंट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। वो मूवमेंट भी हमें नहीं मिलता है आजकल। जैसे हम काम करते हैं थोड़ा मूव करके फिर आके बैठ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो एनफ, बट वो मूवमेंट चाहिए हमें। तो एक एक्सरसाइज हो गया, एक मूवमेंट हो गया, एक तीसरा चीज आजकल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात हम पहले किया करते थे, लोग सेलिब्रिटीज वगैरह सब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल्स डेवलपमेंट नहीं, मसल्स का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है जस्ट मसल का बल्क बढ़ाने के लिए या मसल का साइज वो करने के लिए, मसल मास बढ़ाने के लिए एक्चुअली ओवरऑल बॉडी में। सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पहले लग्जरी हुआ करता था, ठीक है, आजकल वो एक नेसेसिटी है। तो अगर मसल्स बल्क ज्यादा है तो भी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, या आप बैठे बैठे एकदम रेस्ट पोजीशन में जो एनर्जी यूटिलाइज करते हो वो भी ज्यादा हो जाता है। अगर हमारी एनर्जी यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, ऑफ कोर्स शुगर का मात्रा ब्लड से कम आएगा। तो ओवरऑल इन चीज़ों से आप अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करके एक एक्टिव लाइफस्टाइल में ले जा सकते हो। छोटे छोटे चेंजेस हैं पर यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। क्रॉनिक स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस आई थिंक सबके लाइफ में ही है, अब हम उसको कैसे लेते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। अब स्ट्रेस लेके अगर कुछ सोल्यूशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेस ले लो, पर स्ट्रेस लेके जब सोल्यूशन नहीं हो रहा है तब हमें एक आउटलुक बनाना पड़ेगा कि वी कैन बी बेटर, जो होगा देखेंगे वैसे करेंगे, जब आएगा जितना नेसेसरी चेंजेस आएंगे वो करेंगे। तो एक मेंटल लेवल्स थोड़ा सा हमें रिलैक्स रखना है और उसमें एक्सरसाइज भी हेल्प करेगा, एक्सरसाइज ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। एंड जितना आप अपने एक्टिविटीज को बैलेंस रखोगे कि ऑफिस का टाइम हमारा बैलेंस्ड है, घर का टाइम हमारा बैलेंस्ड है, एक्टिविटी या एक्सरसाइज का टाइम हमारा बैलेंस्ड है, उतना बॉडी भी आपका रिलैक्स रहेगा, माइंड भी आपका रिलैक्स रहेगा। एंड फूड्स आपको देखना है, स्लीप, हमारा स्लीप साइकिल्स आजकल आई थिंक 1 बजे का स्लीप साइकिल हो गए 1 to 6 या 1 to 7 हो जाता है। तो एक नेचुरल है, लेट तक काम करना है, लेट घर आते हैं, लेट खाना खाते हैं, लेट सोते हैं, इसके पहले थोड़ा सा हमें सीरीज भी देखना होता है। उन चीज़ों से स्लीप हमारा ना 6 आवर्स 5 आवर्स, कोई 4 आवर्स भी बोलते हैं सर मेरा 4 घंटे में हो जाता है, पर योर बॉडी इज नॉट टेकिंग दैट करेक्टली। बॉडी नीड्स दैट रिलैक्सेशन, ब्रेन नीड्स दैट रिलैक्सेशन। इसके जब नहीं होता है तो बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, तो हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहले वाली चीज़ें जो थी, जल्दी सो जाना, उठना अर्ली, दे वर एक्चुअली साइंटिफिक, बट मेट्रो सिटीज, काम सब मिलके ना हम उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर आते जा रहे हैं। तो हमें उन लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे थोड़ा सा और नजर देना है ताकि हमारा फ्यूचर और बेटर हो। सर मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें आई वाज रीडिंग के यू आर आल्सो फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक हेल्थ। ये क्या है, मतलब मेटाबॉलिक अगर मैं किसी को समझाना है तो वो व्हाट इज दिस एंड वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी उसको? मेटाबॉलिज्म, आप जब सो रहे हो तब भी बॉडी के हर एक सेल काम कर रहा है, राइट। तो दैट इज व्हाट मेटाबॉलिज्म इज। आपके बॉडी का हर एक सेल फंक्शन कर रहा है, तो उस एक सेल को अगर हम सारे सेल्स को एक साथ कन्वर्ट करते हैं, एक साथ कन्वर्ट करते हैं, तो ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। एक हमारा है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये है एक इंसान जब एकदम सोया हुआ है, एकदम मोस्ट इनएक्टिव पोजीशन में है, तब उसका बॉडी कितना फंक्शन कर रहा है, कितना एनर्जी रिक्वायर होता है उसमें, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। अब जब हम काम करते हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तब रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये मेजरली डिपेंड करता है, आपके बॉडी के मसल मास अच्छा होना चाहिए, फैट मास कम होना चाहिए। तो मसल मास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म, अपार्ट फ्रॉम सारे ऑर्गन्स हेल्दी होने चाहिए। ऑफ कोर्स वो तो एक आइडियल पोजीशन तो कभी नहीं होता है, पर अगर हर एक सेल को एक यूनिट पकड़ ले तो हर एक सेल का जो फंक्शनिंग है, that is what your body's metabolism is, converting all cells into one.
सो ये मेटाबॉलिज्म सबका अलग अलग है। जो बहुत एक्टिव है, ठीक है, जिसका बॉडी में मसल ज्यादा है, फैट बहुत कम है, जैसे एथलीट्स हो गए, उनका मेटाबॉलिज्म आर मच फास्टर, मींस देयर सेल्स आर वर्किंग मच एफिशिएंटली टू डू देयर वर्क। तो आपका सेल जितना जल्दी करेगा, उनका सेल बहुत फास्ट करेगा, सो दैट्स अ गुड मेटाबॉलिज्म। अब जो बहुत लेथर्जी वाला पर्सन है, एकदम सेडेंटरी बैठे रहना है उसका काम, उसके बॉडी में फैट ज्यादा होगा, मसल मास कम होगा, तो उसके सेल्स फंक्शन करेंगे बहुत स्लो, सो देयर मेटाबॉलिज्म ग्रेजुअली गेट्स स्लोड। तो जितना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उतना आप मेटाबॉलिक डिजीजेस जल्दी कैच करते हो, जैसे डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल या हाइपरलिपिडेमिया हो गया, आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन है, ठीक है, डायबिटीज, दीज आर ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो आजकल इन इश्यूज को एक साथ हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो आजकल लोग सिंगल डायबिटीज को लेके नहीं आते या सिंगल हाइपरटेंशन को लेके नहीं आते। आजकल एक किसी जिसको हाइपरटेंशन है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होता है या साथ में डायबिटीज भी होता है, तो इसलिए हम एक साथ सब मिला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब इसमें आपको एक डिजीज अगर आ रहा है, you have all the risk factors to catch the other diseases also. So that's why metabolic syndrome में हम इनको कैलकुलेट करते हैं। सर थोड़ा सा मैं फिर से बेसिक्स पे जाऊंगी कि मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे जानना है कि मुझे कुछ मतलब स्टार्टिंग फेज तो नहीं है या अर्ली साइंस हैं कुछ इस तरीके के, तो मतलब हाउ वुड आई डिटेक्ट एज अ नॉर्मल पर्सन? सी फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज मोस्टली तो एसिम्टोमेटिक होते हैं। डायबिटीज के जो क्लासिकल साइंस हम बुक्स में पढ़ते हैं, दैट इज इंक्रीज्ड थर्स्ट, इंक्रीज्ड हंगर, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, ठीक है, ये 3 क्लासिकल साइंस है डायबिटीज का। प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना एंड ज्यादा यूरिनेशन होना, ये क्लासिकल साइंस है। पर ये बहुत कम पेशेंट्स में मिलता है। ये क्लासिकल पहले मिलता था, जब ओल्ड एज में डायबिटीज होता था तब पता चलता था। फिर डायबिटीज में ओबेसिटी एंड वेट लॉस दोनों होते हैं। आजकल इनमें भी हम मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं डायबिटीज हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें करना है, वन इज फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हाईली चांसेस है। इसके बाद हमें ये इवेलुएट करना है, हमने जो रिस्क फैक्टर्स इवेलुएट, जैसे आपने भी बोला मेरे लाइफ में भी 2 रिस्क फैक्टर्स तो है अभी। जिनके पास रिस्क फैक्टर्स हैं उनको अपना ईयरली एनुअल चेकअप कराना चाहिए देखने के लिए। हमारे पास अगर हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में है, हम खाने पीने में ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है मेरे लाइफ में एंड मेरे फैमिली में हिस्ट्री है या नहीं है, जो भी है, फिर भी अगर ऐसे चीज़ें हो, अगर उसके साथ कोई सिम्टम्स आ रहा है, आपको क्रॉनिक फैटीग हो रहे हो, बहुत वीकनेस लग रहा है, या फिर जैसे भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, एक और इम्पॉर्टेंट साइन होता है रात में यूरिन करने के लिए उठना पड़ना, इन सब चीज़ों को अगर आप कुछ नोटिस करते हो तो आपको डायबिटीज चेकअप के लिए जाना चाहिए। एंड क्योंकि हम प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम होने से पहले ही इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स जिनमें भी हो, दे शुड गेट देमसेल्व्स एनुअली चेक्ड, दैट इज आवर मोटो, कि डायबिटीज होने से पहले प्रिवेंट किया जाए और जिनका हो उनका रिवर्स कराया जा सके। ठीक है, तो अभी मुझे रिस्क फैक्टर्स भी हो गए और आपने बोला ज़्यादा भूख, प्यास एंड यूरिनेशन का भी हो गया। चलो ठीक है सर, जैसे आपने एनुअल ट्रीटमेंट के लिए बताया, तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो मुझे अवॉइड नहीं करने हैं? आजकल हर लैब्स आपको फुल बॉडी चेकअप का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कोई हार्ट का चेकअप कराते हैं, आर्थराइटिस का चेकअप कराते हैं। पर कंसिडरिंग मेटाबॉलिक डिजीजेस, आपको अपना बेसिक जो करना है, एंड बीइंग यंग ऑल्सो, जो यंग पीपल है उनको बहुत ज़्यादा डिजीजेस के लिए नहीं जाना होता। तो बेसिक जो आपको लाइफस्टाइल पैकेजेस में होना है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका HbA1c फास्टिंग ब्लड शुगर डायबिटीज़ के लिए, लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल हेल्थ के लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये बेसिक्स होने चाहिए आपके। इसके साथ हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन देखते हैं, तो एक विटामिन D, B12 और यूरिन एनालिसिस, ये बेसिक आपका एनुअल हेल्थ चेकअप में होना चाहिए। ओके, नोटेड। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि जो मीठा खाते हैं या नहीं खाते, इससे डायबिटीज़ का कोई रिलेशन नहीं। बिल्कुल सर, तो डॉक्टर जो कहते हैं कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, वो सेफ है? ग्लूकोज लेवल्स या शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ जाना, इसी को डायबिटीज़ है, ठीक है। तो जो भी हम खाना खाते हैं,
बॉडी में जाके जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो बॉडी को ये फर्क नहीं पड़ता आप मिठाई से ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है बॉडी में या रोटी से ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है। जब आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे ग्लूकोज एक्सेस होगा ब्लड में, एंड ग्लूकोज एक्सेस होगा तो इंसुलिन स्पाइक्स भी सेम ही होगा। तो आप मीठा नहीं खाते इसलिए आपको डायबिटीज नहीं होगा, ये एक मिथ है। ठीक है, डायबिटीज बिना मीठे खाए वालों को भी सेम तरीके से हो सकता है। सर अनदर वन कॉमन थिंग कि क्या मसल लॉस का डायरेक्ट रिलेशन है शुगर के साथ? डायरेक्ट रिलेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मसल्स एक्ट एज ग्लूकोज सिंक, मींस आपके मसल्स ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक करते हैं एंड एनर्जी यूटिलाइजेशन में उसको यूज करते हैं। जो जिसका जितना ज्यादा मसल है उतना ब्लड शुगर का कंट्रोल बेटर है। तो ऑफ कोर्स मसल जिसका ज्यादा उसका डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स कम। ऐसे अगर कि कोई रिस्क फैक्टर ना भी हो, जैसे विथ एज भी हमें मसल लॉस होता है, तो विथ एज डायबिटीज का रिस्क भी इनमें बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ मसल लॉस। तो हाँ, मसल लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जो वही हम बोलेंगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो एक लग्जरी हुआ करता था, इट्स अ नेसेसिटी इन टुडेज टाइम। ओके, एंड सर जैसे आपने मुझे बताया टेस्ट मैंने देख लिया, मुझे डायबिटीज, गॉड फॉरबिडन मुझे डायबिटीज हो गया है। तो अभी मैं आई वाज रीडिंग अबाउट यू कि आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद। सर वो क्या प्रोसेस है? मुझे डिटेक्ट हो गया। या यू आर डायबिटिक मे बी एट अर्लियर स्टेज या लेटर स्टेज। फर्स्ट डिटेक्शन के बाद आपका सबसे पहले आपके लाइफ में जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे हम डायबिटिका जो हम इस ब्रांड के अंडर हम ओवरऑल डायबिटीज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिवर्सल प्लान कर रहे हैं। जब आप आओगे सबसे पहले, जैसे आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, पेशेंट्स को डायबिटीज के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स के अच्छे से काउंसलिंग होगा कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या है, डायबिटीज का कौन सा रिस्क फैक्टर आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है। फिर उनके रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर्स के साथ जैसे मीट होगी, काउंसलर्स के बाद डॉक्टर्स उनसे शेयर करेंगे वेदर यू शुड गो फॉर थेरेपी एट द मोमेंट, और लाइफस्टाइल मेजर्स एंड फूड कंट्रोल से प्रोहिबिशंस आपका हो जाएगा। ठीक है। तो जिसका थोड़ा सा एडवांस स्टेज होगा हम मेडिकेशन स्टार्ट करना चाहेंगे, जिसका थोड़ा सा लेटर अर्ली स्टेजेस होंगे हम उनको बोलते हैं HbA1c लेवल से हम डिटेक्ट करते हैं, हम उनको जैसे डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे, एक स्ट्रिक्ट डाइट पे उनको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट इज सिर्फ डाइटिशियन ने डाइट चार्ट बना के दे दिया वो हुआ नहीं, इम्पॉर्टेंट इज फॉलो अप, इम्पॉर्टेंट इज वेदर पेशेंट इज एबल टू फॉलो विद हिज लाइफस्टाइल। सबके लिए सब कुछ सेम नहीं होता। अगर मैंने एक बैचलर को डाइट का लिस्ट बना के दे दिया, वो कहाँ से फॉलो कर पाएगा? तो इट शुड बी पर्सनलाइज्ड डाइट, एंड सो आवर टीम विल बी कम्युनिकेटिंग विद देम आल्सो कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, इसको अगर नहीं कर पा रहे इसकी जगह हम क्या और कर सकते हैं। एंड हम उनको जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, योगा, जिस फॉर्म में भी वो कंफर्टेबल है, ऐसे कोई फिजिकल एक्टिविटी में एनरोल करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे कि पर्सन आ रहा है, उसको कर रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अभी आज के दिनों में हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, रेकमेंड कर देते हैं, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, हम एक लिस्ट दे देते हैं खाने का, पर वो फॉलो करना नहीं हो पाता। पेशेंट में भी 15 डेज फॉलो करते हैं, इसके बाद सो हमारा रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो प्रिवेंशन के लिए हम रूट कॉज पे काम करेंगे। जैसे हमारा रूट कॉज पे काम करना शुरू होगा, डाइट, न्यूट्रिशन, इस पे हम जैसे काम करना शुरू करेंगे, उनका डायबिटीज लेवल्स धीरे धीरे कम होगा एंड वी कैन डिक्रीज द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मेडिसिन धीरे धीरे कम कर सकते हैं एंड उनको रिवर्सल की तरफ ले जाना है। दैट इज इट, बट इट्स नॉट ए 1 मंथ या 1 डे जॉब, ये पूरा साल भर 6 महीना पेशेंट्स का जॉब, तब पूरा रिजल्ट्स आएंगे। सो बेसिकली डायबिटिका में हम शुगर नंबर्स पे नहीं, हेल्थ पे फोकस करने वाले, राइट सर? शुगर नंबर्स फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया में इतने शुगर नंबर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट डेटा में ही अभी इतने मिलियंस हो गए हैं। अभी तो एक्चुअल डेटा है ही नहीं। अभी बोलते हैं कि जितना डायबिटीज डायग्नोस्ड है उससे डबल डायबिटीज अनडायग्नोस्ड पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं सब अपना अनडायग्नोस्ड पार्ट में काम करें एंड उसको रिवर्स करें आपके कॉम्प्लिकेशंस आने से पहले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। एंड सर अभी आप स्टेजेस की बात कर रहे थे, सो डायबिटीज के भी टाइप्स होता है,
मुझे एक सिंपल वर्ड्स में बताइए कौन कौन से टाइप्स हैं? अगर सिंपल पेशेंट्स के लिए आजकल डायबिटीज के बहुत टाइप्स आ गए हैं, राइट। हम डॉक्टर्स के लिए तो 5-6 टाइप्स हैं, हम्म। पर बेसिकली जो पेशेंट्स हमसे आके पूछना चाहते हैं हमेशा, पेशेंट्स कहते हैं सर मुझे कौन सा डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो बेसिकली यंग पर्सन्स के डायबिटीज में होता है, एकदम अर्ली एज से शुरू हो सकता है, 10-12 ईयर्स कभी भी हो सकता है डायबिटीज, 25-30 तक मोस्टली टाइप 1 शुरू हो जाता है। 10 to 30? हाँ, अर्ली एज, एकदम अर्ली। तो टाइप 1 डायबिटीज तब होता है, तब बोलते हैं जब आपके बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियास के अंदर। पैंक्रियास इज एक ऑर्गन है जिसमें बीटा सेल्स फंक्शन करता है इंसुलिन प्रोडक्शन का। वो बीटा सेल्स का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी कारण, ऑटो इम्यून मोस्ट प्रोबेबली, तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देता है। तो वो इंसुलिन है ही नहीं तो शुगर कौन कंट्रोल करेगा? दिस इज टाइप 1 डायबिटीज। वहाँ पे ट्रीटमेंट में इंसुलिन देना पड़ता है हमें, ठीक है। नाउ व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज? अभी तक जो मेजर चंक है दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन तो बन रहा है बॉडी में, पर इंसुलिन को जहाँ जाके काम करना है वो काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो जहाँ पे 2 यूनिट इंसुलिन काम कर पाता है वहाँ पे आपको 6 यूनिट इंसुलिन चाहिए हो रहा है उतना सेम काम करने के लिए, तो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। उन पेशेंट्स में आपका मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ डायबिटीज के सिम्टम्स ये सब ज़्यादा आते हैं। एंड जो रिस्क फैक्टर्स हमने बोले, सेडेंटरी, आपका ओवरवेट, ओबेसिटी, आपके एकदम अनप्रोसेस्ड फूड्स खाना, ये सब उनमें ज़्यादा होता है, ठीक है। द टाइप 1 डायबिटीज़ में इतने रिस्क फैक्टर्स नहीं होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज सडन डायग्नोसिस होता है, उनको भी पता नहीं होता क्योंकि अर्ली एज आप समझ रहे हो बच्चों से भी हो सकता है, तो दे आर क्वाइट एक्टिव जनरली। आजकल के थोड़ा सा कम हो गया, पर जनरली वो एज एक्टिव माना जाता है। तो टाइप 1 इंसुलिन डेफिशिएंसी, टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये मेजर टाइप्स हैं। एंड सर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एक हमने सुना है, वो क्या है? प्रेगनेंसी डायबिटीज, इसको टाइप 1 टाइप 2 में नहीं ले जाते, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। जेस्टेशनल क्या होता है? आपका जब आप जब प्रेग्नेंट होते हो तब आपका थोड़ा सा शुगर एब्जॉर्ब करने का, इंसुलिन का रेजिस्टेंस नॉर्मली थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है, मेन प्रॉब्लम है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में हम मेडिसिन भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में आपको पता है मेडिसिन का यूसेज बहुत कम होता है। तब हमें बहुत आराम से उनका हल्का सा इंसुलिन लेवल्स को मैनेज करके शुगर को कम रखना होता है। वो हम इंसुलिन दे के करते हैं या एक मेटफॉर्मिन दवाई होती है वो दे के करते हैं। उसका बॉडी पे ज़्यादा अलग रीज़न नहीं है क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी आपका ख़त्म होता है, बॉडी पे प्रेगनेंसी का स्ट्रेस खत्म होता है, आपका डायबिटीज रिवर्स भी हो जाता है। सो जेस्टेशनल डायबिटीज इज ओनली ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड को हम बोलते हैं। तो जैसे एक फीमेल पेशेंट हो सकती है, उसको कभी डायबिटीज नहीं था, बट प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ स्ट्रेस टू द बॉडी, तब उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट होता है या इंसुलिन कम बनता है। दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, दैट कम्स अंडर स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। ये नॉर्मल रिस्क फैक्टर्स उन पे काम नहीं करता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है जेस्टेशनल डायबिटीज में बेबी को इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। लार्ज साइज बेबीज, थोड़ा सा ब्रेन डिजेनरेशंस, कभी कभी अर्ली अबॉर्शंस, इसलिए उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। वो पेशेंट पर्सपेक्टिव से नहीं, न्यूबॉर्न के पर्सपेक्टिव से हम ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। सर डायबिटीज टाइप को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन थे जो कि मेरे भी क्लियर हुए हैं और आई होप आप सबके भी क्लियर हुए होंगे। सो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ, शुगर फ्री फूड के बारे में सर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एज ए डॉक्टर मुझे हर कोई यही पूछता है, सर शुगर फ्री से ले सकते हैं चीज़ें? एज डॉक्टर मैं जो उनको बोलता हूँ, आपको भी आज वही मैं बता रहा हूँ, शुगर लीजिए या शुगर फ्री कोई लीजिए, यू हैव टू सी द कैलोरीज इन इट, ठीक है। आजकल वैसे भी बोला कि शुगर का डिजीज तो शुगर के लिए नहीं रहा है, कैलोरी का बहुत मैटर करता है। अगर आप जो चीज़ खा रहे हो उसमें कैलोरीज हाई है तो आप अपने बॉडी को बर्डन कर रहे हो, ठीक है। वी डोंट रेकमेंड एनी शुगर फ्री प्रोडक्ट्स इवन, ठीक है। शुगर फ्री हो, वो लोग बोलते हैं हम शुगर नहीं लेंगे, गुड़ नहीं लेंगे, खांड लेंगे, ठीक है। पर ऑल आर शुगर, इसमें 100 कैलोरी होगा तो इसमें 70 होगा, इसमें 50 होगा। सो यू हैव टू प्ले द कैलोरी गेम।
आपका कैलोरीज कंजर्व करना है ताकि ओवरऑल सारा दिन में आपको कैलोरीज ज़्यादा ओवर कैलोरी ना इनटेक हो। जितना आप कैलोरी इनटेक करोगे उतना ही आपका बॉडी में फैट डिपोजिशंस, आपका ग्लूकोज लेवल्स हाई होना वो बढ़ेगा। तो शुगर फ्री फूड अगर कोई पूछे, ऑफ कोर्स गो फॉर नॉर्मल नेचुरल जितना हो सके। फ्रूट शुगर्स इतना आप एब्जॉर्ब करो। शुगर फ्री इज नॉट ए अल्टरनेट, इट्स नेवर एन अल्टरनेट। ठीक है। सो मैं सिंपल लैंग्वेज में जितना सर से आज समझ पाएंगे इस एपिसोड में, स्ट्रेस कम करना है मुझे एंड बॉडी मूवमेंट रहना चाहिए। वॉक करो, सर ने बहुत अच्छा एक बताया कि 5 मिनट्स का एक वॉक आफ्टर 2 आवर्स सिटिंग जॉब के लिए इट्स वेरी वेरी गुड। सो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, अपना स्ट्रेस कम कीजिए एंड ऑल्सो जितना कैलोरी नंबर कम होगा दैट वुड बी ग्रेट, आप उसको लीजिए, अदरवाइज अवॉइड इट। राइट सर? ये एक सिंपल है, जो देख रहा है वो सिंपल इतना समझ जाएगा, सिंपल लेमैन लैंग्वेज। ठीक है सर, मेरे पास कुछ रैपिड फायर राउंड भी हैं टू एंड अप दिस एपिसोड। हम इसके बाद बात करेंगे अगर डिटेक्शन है तो हम लाइफस्टाइल पे क्या ध्यान देना है। रैपिड फायर है, आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं, जल्दी आंसर देना, राइट? सो शुगर और राइस, व्हिच स्पाइक्स शुगर फास्टर? शुगर। ओके। वॉकिंग आफ्टर मील्स हेल्पफुल या मिथ? हेल्पफुल। ओके। फ्रूट सेफ फॉर डायबिटिक्स, यस और नो? Yes. Okay. Black coffee affect sugar? No. Okay. Sleep less than 6 hours risk factor है? Yes. Very important. Okay. Stress increase sugar? 100%. हमने आज बात भी की इस बारे में. Okay. Gym or walking, which is better for diabetics? Both. Okay. You can define which one. Something is better than nothing. Of right. course. So honey better than sugar? Not like that. Calories. Calories count करना है, right? So slim people can got diabetes. Yes. Oh, is it true? Yeah, it's true. Okay. So one habit to prevent diabetes, sir. One nahi, 3 habits. Okay. Let's You go. have to take up a good fiber-rich and good proteinaceous meal. Your meals, whenever you take proteins. See, proteins है इसमें और fiber है. That is the most important. ठीक है. You have to go for exercise or resistance training or walking, cycling, anything. You have to do that. And you have to take a good night's sleep. These 3 factors will help not only diabetes, all the metabolic disorders. Right. Very correct, sir. Sir ने बहुत सारी information share की, which I am sure आपको भी health पे थोड़ा सा control लाने में help करेगा. And diabetes अगर detect है नहीं है तो सर ने जो टेस्ट किए हैं वो प्लीज़ टेस्ट करवाइए एंड सर को कंसल्ट कीजिए। मैं सर का नंबर एंड एड्रेस शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ सर को आके मिलिए, इनसे बात कीजिए। सर बात कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। कंसल्टेशन आके कीजिए, इट्स बेटर। सर ने भी बताया, मैंने बता देती हूँ कि इट्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सर। थैंक यू।